अच्छा। देखिए, चैप्टर का नाम क्या है? ऐसे तो हम लोग को पढ़ते हैं, इसको मैकेनिक्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मैकेनिक्स के नाम से। बात समझ में आया? मैकेनिक्स का मतलब समझते हैं? मैकेनिक्स का मतलब है गति से, मोशन से। बात समझ में आ रहा है? एक ब्रांच है मैकेनिकल, नाम सुना होगा, मैकेनिकल इंजीनियर है, ऐसा नाम सुना है कभी? है ना? नाम सुना है? बहुत फेमस ब्रांच है मैकेनिकल। जितना भी पार्ट गति से रिलेटेड है, जिसका पोजीशन चेंज हो रहा है, अपना स्थिति में परिवर्तन कर रहा है, उसको कहते हैं क्या चीज? मैकेनिक्स। बात समझ में आया? जो इन सब चीजों को देखता है, इंजीनियर या मिस्त्री या जो भी कहिए, तो उसको कहते हैं मैकेनिकल इंजीनियर। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? उसका सीधा सीधी हम लोग मतलब निकालेंगे किससे? मोशन से। मोशन का मतलब क्या चीज? गति से। बात समझ में आया? मतलब कोई भी मैकेनिक्स का सीधा मतलब हम लोग क्या निकाल लेंगे? मोशन। मोशन का मतलब हो गया जिसका पोजीशन चेंज करे। पोजीशन चेंज करने का मतलब किसी टाइम पर यहां पर है, तो अगले कुछ सेकंड के बाद या कुछ मिनट के बाद, कुछ घंटा के बाद अपना पोजीशन दूसरा जगह कर ले, तो उसको कहते हैं क्या चीज? मोशन। बात समझे? मोशन सबसे पहले रिस्पेक्टिव शब्द है, लिखिए। पहले मैकेनिक्स का डिफिनेशन लिखिए। लिखिए मैकेनिक्स, हेडिंग लगाइए मैकेनिक्स। इसको हटा देते हैं, बाद में लिखेंगे, ठीक है? पहले लिख लीजिए मैकेनिक्स। लिखिएगा भौतिकी का वह शाखा, भौतिकी का वह शाखा भौतिकी का वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी वस्तु या कण, ए लड़का सीधा बैठो, जिसके अंतर्गत किसी वस्तु या कण के गति का, या कण के गति का, कण के गति का और गति का कारण, और गति का कारण का अध्ययन किया जाता है, गति का कारण का अध्ययन किया जाता है, मैकेनिक्स कहलाता है। उसी तरह से लिख लीजिए, मैकेनिक्स कहलाता है। गति का कारण का अध्ययन किया जाता है, मैकेनिक्स कहलाता है। बात समझ में आया? दो चीज लिखा है, एक गति और गति का कारण। इसके आधार पर मैकेनिक्स का दो गो ब्रांच होता है, अभी लिखना नहीं। एक ब्रांच को कहते हैं काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स, और दूसरा को कहते हैं क्या चीज? डायनामिक्स। नहीं बात समझ में आया? काइनेमेटिक्स में केवल मोशन का, मोशन के बारे में जानते हैं, और डायनामिक्स में मोशन का काउज। काउज मतलब समझता है? नहीं समझता है? जैसे पंखा रोटेट कर रहा है, तो इसमें कितना स्पीड से रोटेट कर रहा है, कितना एक्सेलरेशन है, कितना वेलोसिटी है, कितना टाइम तक रोटेट किया, ये सब को जिस पार्ट में पढ़ते हैं उसको कहते हैं क्या चीज? काइनेमेटिक्स। अब ये रोटेट क्यों किया? करंट दिए, उसके कारण टॉर्क लगा होगा, फोर्स लगा होगा, तो फोर्स टॉर्क ये सब किसके अंतर्गत आ गया? डायनामिक्स। नई बात समझ में आया? एक हुआ कि आप पूछे कि कितना के स्पीड से चल रहा है पंखा,
बात समझे? या साइकिल आप कितना स्पीड से चला रहे हैं, कितना टाइम तक चलाए, कितना दूरी तक चलाए, ये सब जिसके अंतर्गत पढ़ते हैं उसको कहते हैं क्या चीज? काइनेमेटिक्स। अब साइकिल चला क्यों? क्योंकि आपने उस पर फोर्स लगाया, नहीं, फ्रिक्शनल फोर्स लगा, एयर रेसिस्टेंस लगा। तो ये सब जिसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं क्या चीज? डायनामिक्स। एक हुआ कि गति हुआ, तो गति हुआ तो उसमें क्या क्या हो सकता है? पोजीशन चेंज किया, वेलोसिटी कितना रहा, एक्सेलरेशन क्या रहा, ये सब जिसके अंतर्गत पढ़ते हैं उसको काइनेमेटिक्स। और दूसरा, उस गति किया क्यों? तो आपने फोर्स लगाया पेंडल पर, या अपना एनर्जी किसको दिए? साइकिल को दिए, वर्क किए साइकिल पर, जिसके कारण उसका पोजीशन चेंज हुआ, उसमें एक्सेलरेशन उत्पन्न हुआ, उसका वेलोसिटी गेन किया। तो ये सब जिसके अंतर्गत पढ़ते हैं उसको कहते हैं क्या चीज? डायनामिक्स। दो को बात समझ में आया? मैकेनिक्स में दोनों पार्ट आ गया। मैकेनिक्स एक बड़ा ब्रांच है, उसमें दो पार्ट आ गया। एक, क्या पोजीशन है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, ये सब जिसके अंतर्गत पढ़ते हैं उसको कहते हैं काइनेमेटिक्स। और दूसरा पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे डायनामिक्स। डायनामिक्स में क्या सीखेंगे कि कोई वस्तु आखिर गति कर रहा है तो क्यों कर रहा है। नहीं बात समझे? जैसे प्लेन उड़ा तो क्यों उड़ा, नहीं बात समझे? किस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा, कितना एनर्जी कन्वर्ट हुआ, ये सब जिसके अंतर्गत पढ़ेंगे उसको कहेंगे डायनामिक्स। और कितना वेलोसिटी से चला, कितना देर में यहां से दिल्ली पहुंचा, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना दूरी तय किया, ये सब जिसके अंतर्गत पढ़ेंगे उसको क्या कहेंगे? काइनेमेटिक्स। अंतर समझ में आ रहा है? अरे कुछ बुझा रहा है? मोशन में दो तरह का बात होगा, ये बात समझ में आया? पहले एक हुआ मोशन से रिलेटेड बात, दूसरा हुआ मोशन के काउज से रिलेटेड बात समझ में आया? तो सबसे पहले आप समझ लेते हैं हम लोग, उसके बाद इसको लिखेंगे रेस्ट और मोशन। नई बात समझे? सबसे पहले समझ लेते हैं कि मोशन किसको कहते हैं और रेस्ट किसको कहते हैं। हेडिंग लगा लीजिए रेस्ट एंड मोशन, दोनों का, रेस्ट एंड मोशन, विराम और गति, विराम और गति। विराम में किसको कहेंगे और मोशन में किसको कहेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। कैसे समझेंगे कि कौन वस्तु रेस्ट में है और कौन सा वस्तु मोशन में है? ये बात समझ में आ रहा है? कैसे समझेंगे कौन वस्तु मोशन में है, कौन वस्तु रेस्ट में है, ये इंपॉर्टेंट बात है बाबू, नहीं तो रिलेटिव मोशन में बहुत दिक्कत होगा। पहले लिखिए रेस्ट, या पहले मोशन लिखिए, पहले मोशन समझ लेते हैं उसके बाद रेस्ट समझेंगे। लिखिएगा मोशन, गति, मोशन या इसको क्या कहते हैं? गति। लिखिए तो, किसको कहेंगे? गति। लिखिएगा यदि किसी वस्तु या कण, यदि किसी वस्तु या कण यदि किसी वस्तु या कण की स्थिति, किसी वस्तु या कण की स्थिति किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष, स्थिति किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है, के सापेक्ष परिवर्तित होता है, गति कहलाता है, या वह वस्तु गति में कहलाता है। ऐसे ही लिखिए, वह वस्तु गति में कहलाता है, वह वस्तु गति में कहलाता है। ये बात समझ में आया आपको या नहीं? बात समझे? स्थिति का मतलब समझता है ना? स्थिति बदलने का मतलब हुआ, स्थिति में परिवर्तन का मतलब हो गया क्या है?
अरे कौन आ जाते हैं क्लास के बीच में? मत बुलाना आना, तो झूठों को डिस्टरबेंस करते रहता है। ये बात समझ में आया? मोशन किसको कहे? जैसे स्थिति, उसमें एक बात लिखा है, उसको अंडरलाइन कर लीजिए। लिखा है यदि किसी वस्तु या कण की स्थिति, लिखा हुआ है, स्थिति को अंडरलाइन कर लीजिए। स्थिति का मतलब होता है पोजीशन। स्थिति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोजीशन। पोजीशन किसको कहेंगे? किसी फिक्स पॉइंट से या दूसरे वस्तु के सापेक्ष यदि दूरी बदले, जैसे अभी हम रेस्ट में हैं या मोशन में हैं? आप कैसे हैं, रेस्ट में या मोशन में? देखिए ये सब बात ऐसे नहीं बोला जाता है, बात समझे? यदि बोल रहे हैं तो वो भी ठीक है कि रेस्ट में है, लेकिन हर हमेशा किसी के सापेक्ष। सापेक्ष का मतलब समझते हैं? तुलनात्मक बताना। जैसे अभी हम चंद्रमा के हिसाब से सोचे, सूर्य के हिसाब से सोचे, तो मेरी पृथ्वी तो पूरा चल रही है। नहीं समझ में आया, छोड़ो उतना बात। अभी आप कैसे हैं? रेस्ट में। किसके सापेक्ष? मेरे सापेक्ष। मेरे सापेक्ष। क्यों कह रहे हैं रेस्ट में? क्योंकि मेरे और आपके बीच की दूरी ना तो बढ़ रही है और ना ही घट रही है। तो हम कहेंगे मेरे सापेक्ष आप रेस्ट में। फिर वैसे बैठा, तुम सीधा पहले बैठा, ड्रामा चल रहा है रे। बात समझ में आया क्या बोले? मेरे सापेक्ष यदि आपकी दूरी नहीं बदली या आपके सापेक्ष मेरी दूरी नहीं बदली, तो हम कहेंगे आपके रिस्पेक्ट में हम क्या है? रेस्ट में। नहीं बात समझ में आया? यदि हम चलने लगे तब आप भी कह सकते हैं कि आपके सापेक्ष हम गति में। नहीं बात समझ में आया? हम रेस्ट में है या मोशन में है, इस बात का जवाब इस पर निर्भर करता है कि किसके सापेक्ष। नहीं बात समझे? जैसे प्रत्येक व्यक्ति अभी बैठा हुआ है तो एक दूसरे को कैसे देख रहा है? एक दूसरे के बीच की दूरी बढ़ रहा है या घट रहा है? बराबर है, नहीं बदल रहा है। तो प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसा है? रेस्ट में। नहीं बात समझ में आया? यदि हम चलने लगे तो कह सकते हैं, आप भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? कि आपके रिस्पेक्ट में हम गति में। नहीं समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए यहां पर 3 गो दोस्त मान लीजिए, ए बी सी, ठीक है? तुम लोग पटना आया होगा तो कोई ना कोई घर वाला या दोस्त छोड़ने आया होगा, बस चढ़ाने आया होगा। नहीं तो 2 दोस्त मान लिया जाए कि बस पर सवार हो गया। बात समझ में आया? ए और बी क्या हो गया? और ये बस चल दी भी वेलोसिटी से, भी वेग से या भी चाल से ये बस क्या कर दी? चल दी। तो यहां पर से तो ये चलाया यहां, तो अब बचा यहां कौन? कोई दिक्कत है? बस पर जाकर बैठ गया। अब देखिएगा ये ए बी को कैसे देखेगा? विराम में देखेगा या गति में देखेगा? विराम में देखेगा। मतलब ए के सापेक्ष बी रेस्ट में है, बस चल रही है, बस चल रही है, बस रुकी नहीं है। लेकिन 2 गो दोस्त सामने वाले सीट पर बैठ गया, देख रहा है, तो कैसे देखेगा एक दूसरे को? विराम में। दोनों के बीच की दूरी बढ़ेगी क्या घटेगी? तो वो दोनों कैसे दिखेगा? एक दूसरे में, एक दूसरे को रेस्ट में। मतलब ए भी बी को देखेगा रेस्ट में और बी भी ए को कैसे देखेगा? लेकिन यही ए सी के सापेक्ष कहेगा कि हम गति में। नहीं बात समझे? सी क्या देखेगा? ए को गति में, बी क्या देखेगा? ए को रेस्ट में। बात समझ में आ रहा है? और बात समझ में आ रहा है? ये बहुत बार होता है। बात समझ में आया? ट्रेन जब चढ़ते हैं हम लोग, सामान्यतः प्लेटफॉर्म पर 2 ट्रेन रुकी हुई है अगल बगल वाली पटरी पर, और एक ट्रेन कोई खुल गई, तो बहुत बार ऐसा होता है कि पता नहीं चलता कि कौन सा ट्रेन खुली, मेरी वाली खुली या बगल वाली। ऐसा हुआ है या नहीं? ऐसा होता है या नहीं? उसके लिए क्या करते हैं? पृथ्वी के कोई वस्तु को देखते हैं, या तो पेड़ पौधा है या प्लेटफॉर्म का कोई दूसरा वस्तु है, उसको देखने का प्रयास करते हैं कि मेरी ट्रेन खुली या दूसरा ट्रेन। बात समझ में आया? तो रेस्ट में प्रत्येक वस्तु रेस्ट में रह सकता है, हो सकता है, और नहीं तो दुनिया में कोई रेस्ट में नहीं। पृथ्वी पर हम लोग हैं और पृथ्वी रेस्ट में है ही नहीं।
पृथ्वी कैसे अपने अक्ष पर, ये तो पढ़ा होगा ना कि अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है, और साथ ही साथ घूरते हुए पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगा रही है। तो क्या हम लोग रेस्ट में हैं? यदि सूर्य से हम लोग देखें, सूर्य हम लोग को देख रहा होगा तो कह रहा होगा ये तो चल रहा है। नहीं, चंद्रमा भी मेरे चारों, पृथ्वी के चारों ओर घूम रही है, तो चंद्रमा भी देखेगा, चंद्रमा पर से कोई व्यक्ति जाकर देखेगा तो लगेगा कि अच्छा ये तो पूरा पृथ्वी चल रही है। और बात समझ में आया? तो कोई भी दुनिया का वस्तु रेस्ट में नहीं हो सकता है, और कोई भी वस्तु ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि मोशन में ही है। किसके रिस्पेक्ट में, ये इंपॉर्टेंट बात है। यदि पृथ्वी के रिस्पेक्ट में हम लोग अपने आप को मानेंगे तो कैसा है? रेस्ट में। पृथ्वी को मान लिए कि ये रुकी हुई है, तब ना हम लोग कह रहे हैं रेस्ट में। अभी हम लोग कहे रेस्ट में, इसका मतलब किसके सापेक्ष? पृथ्वी के सापेक्ष। पृथ्वी पर कोई भी वस्तु है उसके सापेक्ष हम लोग कैसे हैं? रेस्ट में। लेकिन पृथ्वी से जैसे ही बाहर निकल जाएंगे तो फिर कैसा लगेगा? पूरा पृथ्वी घूम रही है, अपने अक्ष पर भी घूम रही है, सूर्य के चारों ओर भी घूम रही है। बात समझ में आया? तो ऐसे स्थिति में पृथ्वी भी गति में है, किसके रिस्पेक्ट में? तो सन के रिस्पेक्ट में, मून के रिस्पेक्ट में, या दूसरे स्टार के रिस्पेक्ट में। बात समझ में आ रहा है या नहीं? अरे बात समझ में आया? अरे मोशन वाला बात समझ में आया? मोशन समझ में आ गया तो रेस्ट भी समझ में आ जाएगा। दोनों तो एक ही बात है, दोनों एक दूसरे का कैसा है? उल्टा है। जब कोई वस्तु रेस्ट में रहेगा तो मोशन में नहीं होगा, और जब कोई वस्तु मोशन में होगा किसी के सापेक्ष तो उस वस्तु के सापेक्ष वो रेस्ट में नहीं होगा। बात समझ में आया? ये एग्जाम्पल समझ में आया? बात समझ में आया? कोई भी व्यक्ति, दो व्यक्ति जो ट्रेन पर बैठा हुआ है, एक दूसरे को कैसे देखेगा? रेस्ट में। कैसे देखेगा? रेस्ट में। और वही व्यक्ति कोई वस्तु ट्रेन से बाहर या बस से बाहर वाला वस्तु को देखेगा तो कैसे देखेगा? मोशन में। बात समझे? कोई दिक्कत है? यदि हम पूरब की ओर चल रहे हैं तो हम पूरा वस्तु को मान सकते हैं कि मेरे रिस्पेक्ट में सभी वस्तु कहां चल रही है? पश्चिम की ओर चल रही है। यही ना होता है? अरे ट्रेन पर बैठते हैं, बस पर बैठते हैं तो कैसे लगता है कि दुनिया पूरा पीछे जा रहा है? नहीं जा रहा है। सच्चाई बात है, मेरे रिस्पेक्ट में वो कहां जा रहा है? दिखाई थोड़ी ना पड़ रहा है, वैसे वो सच्चाई है कि हम यदि अपने आप को रेस्ट में मान लिए हैं तब पूरा वस्तु कहां जा रहा है? पीछे। और यदि उसको रेस्ट में मान ले तो फिर हमको वो कैसे देखेगा? आगे जाते हुए। यही तो होता है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? रेस्ट वाला बात समझ में, मोशन वाला बात समझ में आया? तो लिख लीजिए रेस्ट का डिफिनेशन। लिखिए रेस्ट, विराम। लिखिएगा, जब कुछ नहीं बोला जाए तो हम लोग किसके सापेक्ष रेस्ट या मोशन को डिफाइन करेंगे? पृथ्वी के सापेक्ष। पृथ्वी को मान लेंगे रेस्ट में और उसके सापेक्ष। जैसे हम कह रहे हैं कि 5 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं, इसका मतलब पृथ्वी के सापेक्ष। पृथ्वी को कैसा मान लिए? रेस्ट में। और उस पृथ्वी पर हम चल रहे हैं कितना? 5 मीटर या 10 मीटर या जो भी बोला जाए। लिखिए विराम। लिखिएगा, जब किसी वस्तु या कण की स्थिति, जब किसी वस्तु या कण की स्थिति 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 किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष परिवर्तित नहीं होता है, परिवर्तित नहीं होता है, परिवर्तित नहीं होता है, तो वह वस्तु विराम में कहलाता है। तो वह वस्तु विराम में कहलाता है।
लिख लिया? एग्जाम्पल भी लिख लीजिए, जैसे करके लिख लीजिए, यही एग्जाम्पल लिखा देते हैं। नई बात समझे? जैसे लिखिए, जब दो व्यक्ति ए और बी, जब दो व्यक्ति ए और बी किसी गतिशील बस पर, किसी गतिशील बस पर बैठा है और किसी गतिशील पर बैठा है और एक व्यक्ति सी, एक व्यक्ति सी पृथ्वी पर खड़ा है, एक व्यक्ति सी पृथ्वी पर खड़ा है, तो व्यक्ति ए, व्यक्ति ए व्यक्ति बी के सापेक्ष, व्यक्ति ए व्यक्ति बी के सापेक्ष विराम में है, विराम में है, जबकि व्यक्ति ए व्यक्ति बी के सापेक्ष विराम में है, जबकि यही व्यक्ति ए व्यक्ति सी के सापेक्ष, यही व्यक्ति ए व्यक्ति सी के सापेक्ष, व्यक्ति सी के सापेक्ष गति में है। सी के सापेक्ष, बात समझ में आ गया? जो बात बताए वो लिखा दिए। ए व्यक्ति बी के सापेक्ष कैसा है? रेस्ट में। अरे दोनों कहां है? दोनों बस पर बैठा है, तो ए कैसे देखेगा बी को? रेस्ट में। या बी ए को कैसे देखेगा? रेस्ट में। जबकि वही ए सी के सापेक्ष कैसा रहेगा? मोशन में। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? लिखिए, मैकेनिक्स का दो पार्ट लिख लीजिए। मैकेनिक्स का कितना पार्ट? दो पार्ट। एक पार्ट को क्या कहेंगे? काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स, और दूसरा को कहेंगे क्या चीज? डायनामिक्स। लिख लीजिए, डायनामिक्स। अभी सबका हिंदी मत पूछना, ऐसे ही नाम याद रखो ना जी। यांत्रिकी होता है, गतिकी होता है, उतना जरूरी नहीं है, जानते लेकिन लिखाएंगे नहीं। बात समझे? ऐसे ही याद रख लीजिए, इसको ज्यादा अच्छा है ना, कंफ्यूज करेगा। ठीक है, लिखिए, लिख लिया? लिखो, काइनेमेटिक्स हिंदी लगाइए, हेडिंग लगाइए, काइनेमेटिक्स हेडिंग लगाइए। लिख लिया? लिखिए, काइनेमेटिक्स लिखिएगा। मैकेनिक्स का वह शाखा, मैकेनिक्स का वह शाखा मैकेनिक्स का वह शाखा जिसके अंतर्गत, मैकेनिक्स का वह शाखा जिसके अंतर्गत
किसी वस्तु का किसी वस्तु का गति का अध्ययन किया जाता है। किसी वस्तु का गति का अध्ययन किया जाता है। किसी वस्तु का गति का अध्ययन किया जाता है, काइनेमेटिक्स कहलाता है। काइनेमेटिक्स कहलाता है। ठीक है, लिखिएगा। काइनेमेटिक्स का काइनेमेटिक्स का 5 पैरामीटर्स हैं। 5 पैरामीटर्स हैं। काइनेमेटिक्स का 5 पैरामीटर्स हैं। पहला क्या लिखिएगा? 5 कौन कौन चीज इसमें पढ़ना है काइनेमेटिक्स में? देखिए, पहला पढ़ना है क्या चीज? डिस्टेंस। क्या पढ़ना है? डिस्टेंस। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? दूरी। दूसरा क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट या इसी को कहते हैं विस्थापन। नाम सुना है? तीसरा बोलिए, स्पीड या इसी को कहते हैं चाल। और डी में क्या कहलाता है? वेलोसिटी, वेग। और पांचवा में क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन या इसी को कहते हैं त्वरण। ये 5 चीज पढ़ना है किसके अंतर्गत? काइनेमेटिक्स के अंतर्गत। कितना दूरी तय किया, कितना वेलोसिटी है, कितना एक्सेलरेशन है, कितना चाल है, ये सब जिसके अंतर्गत पढ़ेंगे उसको क्या कहेंगे? काइनेमेटिक्स। लिख लिए? हो गया? कोई दिक्कत है? लिख लीजिए तो डायनामिक्स लिखिए। डायनामिक्स दूसरा वाला, डायनामिक्स। लिखा? डायनामिक्स। लिखिए, डायनामिक्स लिख लिया? लिखा जी? लिखिए तो। क्या लिखेगा? लिखिएगा, मैकेनिक्स की वह शाखा, मैकेनिक्स का वह शाखा, मैकेनिक्स की वह शाखा
जिसके अंतर्गत किसी वस्तु के गति का जिसके अंतर्गत किसी वस्तु के गति का कारण किसी वस्तु के गति का कारण का अध्ययन किया जाता है, गति का कारण का अध्ययन किया जाता है, डायनामिक्स कहलाता है। डायनामिक्स कहलाता है। इसमें दो ही पैरामीटर है। कौन कौन है इसमें? क्या क्या चीज पढ़ना है? एनर्जी, फोर्स और एनर्जी। फोर्स और लिख सकते हैं इसको बल लिखिए, बल। और दूसरा क्या लिख सकते हैं? एनर्जी, ऊर्जा। तीसरा एक लिख सकते हैं वर्क भी लिख सकते हैं, वर्क भी पढ़ना है, लेकिन यही दो लिखिए। बात समझ में आया? यही दो पैरामीटर मुख्य रूप से है, पहला फोर्स और दूसरा एनर्जी। पहला फोर्स और दूसरा क्या चीज? एनर्जी। लिख लिया? बात समझ में आया? कोई भी वस्तु में ये पांचों तभी आएगा जब ये काम करेगा। जब तक बल नहीं लगाएंगे तो त्वरण नहीं होगा, वेलोसिटी नहीं होगा, विस्थापन नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता। बात समझ में आया? कोई भी वस्तु के गति का कारण यही दो चीज है, या तो उसके पास फोर्स लगाने की क्षमता है या कि ये उसके अंदर एनर्जी एसोसिएटेड है। बात समझ में आ गया? अब हम लोग को पढ़ना क्या है? अभी फिलहाल तो पढ़ना है काइनेमेटिक्स। बात समझे? डायनामिक्स तो अभी चलेगा, 1-1.5 महीना बाद आएगा। अभी फिलहाल हम लोग को क्या पढ़ना है? काइनेमेटिक्स। तो हेडिंग लगा लीजिए काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स को हम लोग दो भाग में बांट कर पढ़ेंगे। काइनेमेटिक्स को क्या करेंगे? काइनेमेटिक्स पढ़ तो यही चीज रहे हैं, इसको कहते हैं काइनेमेटिक्स को भी दो भाग में बांट लिए। पहला भाग क्या हो जाएगा? ए नंबर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, पहला चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं आपके बुक के अनुसार, पहला क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा, बोलिए, वन डायमेंशनल मोशन। इसको क्या बोलेंगे? वन डायमेंशनल मोशन, या इसी को कहते हैं लीनियर मोशन, या रेक्टिलीनियर भी बोलते हैं। लीनियर मोशन भी बोलते हैं या फिर रेक्टिलीनियर भी बोलते हैं। रेखीय गति या रैखिक गति, रैखिक गति, रेक्टिलीनियर मोशन, या फिर इसी को कहते हैं क्या चीज? वन डायमेंशनल का मतलब हो गया एक बीमीय गति, एक बीमीय गति। बात समझ में आया? काइनेमेटिक्स को कितना भाग में बांट दिया गया? दो भाग में, पढ़ने के लिए। बाकी है तो काइनेमेटिक्स एक ही चैप्टर। बात समझ में आया? पढ़ने के दृष्टिकोण से सुविधा के लिए हम लोग इसको क्या कर दिए हैं? दो भाग में बांट दिए। एक भाग को कह दिए वन डायमेंशनल मोशन और दूसरा भाग को क्या कह दिए? टू डायमेंशनल मोशन। क्या बोल देंगे? टू डायमेंशनल मोशन, या इसी को कहेंगे द्विविमीय गति।
क्या बोलेंगे? द्विविमीय गति या मोशन इन ए प्लेन बोल सकते हैं। एक विमीय गति और दो विमीय गति, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ, या फिर मोशन दूसरा को बोलेंगे मोशन ऑन ए प्लेन। फिजिक्स ऐसे नहीं चलता है। एक विमीय गति मतलब समझ में आया? कोई भी पार्टिकल सरल रेखा पर चलना चाहिए, वक्र रेखा पर नहीं, उसको केवल अभी पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम लोग 2 डायमेंशनल मोशन में पढ़ेंगे वक्र रेखा पर चलेगा तो कैसा हो। बात समझ में आया? एक विमीय का मतलब हो गया जैसे किसी वस्तु को ऊपर से छोड़े तो कैसा पाथ पर आ रहा है? सरल रेखा पर। केवल अभी उसी को पढ़ रहे हैं। कोई भी पार्टिकल जैसे साइकिल चला रहा है तो एकदम स्ट्रेट लाइन पर चलाइए। तो बोलता बहुत है, चलवे नहीं करेगा। अरे स्ट्रेट लाइन पर नहीं चलता है साइकिल कोई भी, और यदि नहीं भी चलता है, आप मान लीजिए कि एकदम स्ट्रेट लाइन पर चल रहा है कोई। बात समझे? जब सरल रेखा पर पार्टिकल चलेगा, वक्र रेखा पर नहीं चलना चाहिए, वैसे गति को हम लोग कहते हैं 1 डायमेंशनल मोशन। और अभी जो हम लोग शुरुआत करने वाले हैं, केवल उसी 1 डायमेंशनल मोशन का शुरुआत करने वाले हैं और कुछ का नहीं। जैसे कोई प्लेयर इधर उधर भाग रहा है फील्ड में, तो उसके मोशन को अभी हम लोग नहीं देखेंगे। कोई सर्कुलर पाथ पर चल रहा है, उसके मोशन को नहीं देखेंगे, वो आगे पढ़ने के लिए आएगा। बारी बारी से पढ़ेंगे, एक बार सब कुछ थोड़ी ना पढ़ सकते हैं। पहले हम लोग केवल और केवल क्या पढ़ रहे हैं कि कोई भी वस्तु स्ट्रेट लाइन पर चलेगा, उसके मोशन को देख रहे हैं। जैसे किसी ऊंचाई से कोई वस्तु को छोड़ दिया गया तो सीधी रेखा पर नीचे की ओर आता है, या फिर किसी वस्तु को एकदम ऊपर की ओर फेंकिए ताकि वो वस्तु उसी पाथ पर जाए और वापस इसी पाथ पर लौट आ जाए। नई बात समझ में आया? किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंके, जिस पाथ पर गया और उसी पाथ पर वापस आ जाए, तो इसको भी कहेंगे क्या चीज? 1 डायमेंशनल मोशन। यदि थोड़ा सा इधर फेंक देंगे तो फिर ऐसे जाएगा और ऐसे वापस आएगा। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? 2 डायमेंशनल मोशन का। और ये वाला एग्जाम्पल किसका है? बात समझ में आया? पढ़ना है हम लोग को 2 डायमेंशनल मोशन भी। बात समझ में आया? पहले ये वाला पढ़ लेंगे, उसके बाद 2 डायमेंशनल मोशन शुरुआत करेंगे। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? तो 1 डायमेंशनल मोशन मतलब समझ में आ गया? जब कोई पार्टिकल सरल रेखा पर गति करता है, तब उसके गति को हम लोग कहते हैं एक विमीय गति। लिख लीजिए, एक लाइन में लिखिए। जब कोई कण या वस्तु जब कोई कण या वस्तु जब कोई कण या वस्तु सरल रेखा पर गति करता है, सरल रेखा पर गति करता है, तो उसकी गति को तो उसकी गति को तो उसकी गति को एक विमीय गति कहते हैं। तो उसकी गति को एक विमीय गति कहते हैं।
लिख लिया? लिखा जी? लिखिए। लिखिए, पहला पहला पैरामीटर क्या पढ़े थे? बोलिए। एग्जाम्पल भी लिखेगा क्या एक विमीय गति का? लिखेगा तो वही लिखाएंगे। गुरुत्व के अधीन किसी वस्तु को कुछ ऊंचाई से छोड़ा गया वस्तु की गति। बात समझे? जैसे इस पेन को यहां से छोड़ दिए तो कैसा पाथ पर चल रहा है? सीधा सरल रेखा पर चल रहा है। इसी को क्या कहते हैं? एक विमीय गति। जब सरल रेखा पर चलेगा तो उसको क्या कहेंगे? एक विमीय गति। 5 पैरामीटर जो हम लोग लिखे थे उसी पर आते हैं। क्या पहला पैरामीटर लिखे थे? डिस्टेंस। क्या लिखे थे? डिस्टेंस। लिखिए। और इसको कहते हैं हिंदी में क्या चीज? दूरी। लिख लीजिए। लिखिए, दूरी। लिखा? दूरी किसको कहते हैं? लिखिएगा। जिस रास्ता पर कोई कण जिस रास्ता पर कोई कण गति किया हो जिस रास्ता पर कोई कण गति किया हो उस रास्ते की कुल लंबाई को उस रास्ते की कुल लंबाई को उस रास्ते की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। उस रास्ते की कुल लंबाई को, फिर से बोलें, जिस रास्ता पर कोई कण गति किया हो उस रास्ते की कुल लंबाई को उस रास्ते की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। उस रास्ते की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? उस रास्ते की कुल लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी बराबर लिखिएगा तो रास्ते की लंबाई, दूरी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? यल से। और इसके बराबर लिखिएगा रास्ते की कुल लंबाई। रास्ते की रास्ते की कुल लंबाई। कुल लंबाई टोटल पाथ लेंथ होता है। टोटल पाथ लेंथ। लिख लीजिए। इसका एसआई यूनिट क्या होगा? दूरी का एसआई यूनिट क्या होगा? मीटर। क्या होगा? मीटर। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? यल। लंबाई का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बताएं? यल। और कैसा क्वांटिटी है? अदिश राशि है। कैसा राशि है? अदिश राशि है। स्केलर क्वांटिटी है। हो गया? कोई दिक्कत है? रास्ते की कुल लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। लिखिए विस्थापन। दूसरा क्या लिखिए? विस्थापन।
लिखिएगा, प्रारंभिक बिंदु से, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच, रुक जाएगा, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की न्यूनतम दूरी को, अंतिम बिंदु तक की न्यूनतम दूरी को अंतिम बिंदु तक की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। एक और लिख लीजिए नीचे अथवा करके, स्थिति में परिवर्तन को विस्थापन कहते हैं, ऐसे पॉइंट करके लिखिए, स्थिति में परिवर्तन को विस्थापन कहते हैं, स्थिति में परिवर्तन को विस्थापन कहते हैं, स्थिति में परिवर्तन को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन बराबर क्या लिखेंगे? स्थिति में परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन। इसको सामान्यतः डिस्प्लेसमेंट को कभी यस से भी रिप्रेजेंट करते हैं या कभी कभी डेल्टा एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं, बात समझे। और डेल्टा एक्स बराबर x2 माइनस x1 लिखेंगे, चेंज इन पोजीशन, स्थिति में परिवर्तन x2 माइनस x1 लिख लीजिए। है, नए बात समझे। देखिए
दूरी जो है स्केलर क्वांटिटी है। इसका एसआई यूनिट लिखा, लिख लो। एसआई यूनिट इसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का, इसका भी मीटर ही होगा। और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, यल ही। लेकिन ये कैसा क्वांटिटी है, सदिश राशि है। कैसा राशि है, सदिश राशि। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और ये कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी। लिख लीजिए, इसको भी लिखिए। कोई दिक्कत है, बोलिए। कोई दिक्कत है तो बोलिए। बात समझ में आया। देखिए अब ये दोनों को एक साथ समझते हैं। मान लेते हैं ये पॉइंट ए है और यहां पर कोई पॉइंट बी है। ए से बी जाने का जो रास्ता है कुछ इस तरह से घूमकर। बात समझ में आया। मान लो ना कि तुम्हारा कोचिंग है, छोड़ो हटा, ये तुम्हारा और ये तुम्हारा क्या हो गया, रूम। कोई दिक्कत है। यहां से जाने का रास्ता कैसा है, इस तरह से कर्व पाथ पर। तो ये जो रास्ता, जिस रास्ता से तुम गया, उस रास्ता का जो टोटल लंबाई होगा इसको कहेंगे क्या चीज, डिस्टेंस। क्या बोलेंगे, डिस्टेंस, या इसी को बोलेंगे दूरी। और इस वाली दूरी को जो सबसे कम पॉसिबल है उसको कहेंगे क्या चीज, विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या बोलेंगे, विस्थापन, या इसी को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। बात बुझा रहा है या नहीं। अरे बात समझ में आया। जैसे मान लिया जाए कोई इसके जस्ट पीछे वाला घर में रहता है, जाने का तो रास्ता इधर से है नहीं, निकलेगा ऐसे जाएगा उधर से नहर के किनारे किनारे, फिर ऐसे आएगा। तो जितना दूरी चला वो कहलाएगा दूरी। रास्ता का लंबाई नाप लिए, वो क्या कहलाया, दूरी। और विस्थापन क्या हो गया, यहां से यहां तक 2 मीटर 3 मीटर, जितना कम से कम पॉसिबल। हाँ, जो सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसको क्या कहते हैं, विस्थापन। बात समझ में आया। कोई दिक्कत है। इसको कुछ से मतलब नहीं है कि रास्ता कैसे गया है, रास्ता है इस डायरेक्शन में, ऐसा नहीं कोई जरूरी है कि रास्ता ऐसे गया ही होगा। रास्ता जाए अथवा नहीं जाए, जो सबसे कम पॉसिबल दूरी है उसको हम लोग विस्थापन कहते हैं। और जैसे जैसे कोई कण गया है उस रास्ते की कुल लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। जैसे कोई मान लिया जाए यहां गांधी मैदान, कोचिंग से निकला, सोचा पहले चलो गांधी मैदान घूम लेते, और उसके बाद रूम गया, तो उसकी दूरी बढ़ गई। दूरी कितना हो गया, जो टोटल रास्ता की लंबाई हुआ। अब यहां से गांधी मैदान दूरी चला, फिर वहां से रूम पर आया, तब वो टोटल लंबाई रास्ता का जो होगा वो क्या कहला जाएगा, दूरी। लेकिन विस्थापन वही रह जाएगा, वो चेंज नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। अरे दूरी और विस्थापन समझ में आया। इस बात से मतलब नहीं है विस्थापन को कि कहां कहां आप गए हैं। बात समझ में आया। कोई यहां से जंक्शन चल जाए और फिर वापस यहीं पर चला आए तो विस्थापन कैसा हो जाएगा, 0। नहीं, बात समझ में आया। गया गांधी मैदान, वापस चला आया इसी पोजीशन पर, 1 घंटा आधा घंटा के बाद, आधा घंटा के बाद यदि आ जाता है तो उसका विस्थापन फिर से कैसा हो जाएगा, 0। लेकिन दूरी 0 नहीं होगा। दूरी जो रास्ता पर गया उस रास्ते की कुल लंबाई है, और जैसे जैसे आया उस रास्ते की कुल लंबाई को जोड़ देंगे तो वो क्या कहला जाएगा, दूरी कहला जाएगा। बात बुझा रहा है या नहीं।
विस्थापन हो सकता है जीरो हो जाए, लेकिन एक बार कोई पार्ट के लिए यदि चल दिया तो दूरी कभी भी जीरो नहीं होगा। ये बात समझ में आया? जैसे ही चल दिए, जैसे अभी आप रूम से यहां आए, कुछ दूरी तय किए होंगे, लेकिन विस्थापन जितना दूरी तय किए होंगे उससे कम होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर तो आए नहीं होंगे, किसी का घर सामने होगा नहीं कि सामने निकल कर चला आया, तो उसका विस्थापन और दूरी दोनों बराबर हो सकता है। कब बराबर होगा? जब यहां से कोचिंग से रूम जाने का रास्ता भी वैसे ही रहता है जैसे विस्थापन, तो इस केस में दूरी और विस्थापन दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। बात समझ में आया? कोई व्यक्ति यदि रूम से चलकर आया कोचिंग और फिर 3 घंटा के बाद अपना रूम पर पहुंच गया, तो विस्थापन कितना हो गया? जीरो। विस्थापन कितना हो गया? लेकिन दूरी कितना होगा? यदि आया है 1 किलोमीटर चलकर और फिर गया 1 किलोमीटर चलकर, इसका मतलब कुल दूरी उसका कितना होगा? 2 किलोमीटर। बात समझ में आया? कोई सर्कुलर पाथ पर पार्टिकल चल रहा है। कौन सा पाथ पर चल रहा है? वृत्ताकार पथ पर। यहां से चलना शुरू किया, एक चक्कर लगाया और वापस यहीं पर पहुंच गया, तो इसके द्वारा विस्थापन कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट बोलिए। जहां से चला था वहां पहुंच गया, विस्थापन कैसा हो गया? लेकिन दूरी कितना होगा? यदि इसका रेडियस आर है तो कितना दूरी तय किया होगा? 2 पाई आर के बराबर, परिधि के बराबर। बुझा रहा है या नहीं बुझा रहा है? अरे बुझाया? विस्थापन को कोई मतलब नहीं है कि कैसे कैसे चला है, कहां कहां गया, कहां नहीं गया, वो सबसे कोई मतलब नहीं। जहां पर है और फिर यदि उसी पॉइंट पर पहुंच गए या फाइनली कहीं उससे दूर है, तो उस दोनों के बीच का जो न्यूनतम दूरी होगा उसी को हम लोग क्या कह देंगे? जैसे कोई पार्टिकल मान लिया जाए इस सर्कुलर पाथ पर चल रहा है, चलते हुए यहां से स्टार्ट किया, एक चक्कर लगाया, वापस यहां पहुंच गया और फिर आधा चक्कर लगाया, यहां पहुंच गया, तो इसका दूरी कितना होगा? तो पहला एक चक्कर लगाया था 2 पाई आर, और फिर आधा चक्कर पूरा किया तो फिर से पाई आर चला, तो टोटल दूरी कितना हो गया? 3 पाई आर। और विस्थापन यहां से यहां तक का सबसे कम दूरी ये वाला दूरी होगा, तो ये वाला रेडियस आर और इधर वाला भी रेडियस आर, मतलब व्यास के बराबर, तो विस्थापन कितना हो जाएगा? 2r। बात बुझाया या नहीं? इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, अपने मन से फॉर्मूला बनाना है। परिधि है क्या है, तुम देखेगा, फोटो बनाएगा तो पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। कोई फॉर्मूला डायरेक्ट रूप से नहीं। बात समझ में आया? जैसे सर्किल था तो ऐसा किए, कुछ और फिगर बनता तो उसके अकॉर्डिंग करते। बात समझ में आया? अरे बुझाया दोनों? अरे बुझाया या नहीं बुझाया? फिगर ये वाला दिखा लीजिए, ये वाला फिगर दिखा लीजिए। ये फिगर दिखा लीजिए। एक बात पता चल गया होगा कि दूरी कभी भी क्या चीज माइनस में नहीं होगा। दूसरा कि विस्थापन हमेशा छोटा होगा, किससे? दूरी से। या मैक्सिमम हो सकता है कि बराबर रहे। कब बराबर रहेगा? जब जैसे जैसे रास्ता है वही विस्थापन वाला लाइन है, तो फिर उस स्थिति में दोनों बराबर होगा। दोनों पॉइंट को लिखिए, तो पहले लिखिए पहला पॉइंट में विस्थापन विस्थापन
विस्थापन दूरी से छोटा या बराबर हो सकता है, छोटा या बराबर हो सकता है। होता है, हो सकता है नहीं लिखिए, होता है लिखिए। छोटा या बराबर होता है, ठीक है। लिख लीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस। नई बात समझे? डिस्प्लेसमेंट या तो छोटा होगा या मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो सकता है, बराबर। कब होगा? जब उसी रास्ता पर चला हो जिस रास्ता पर विस्थापन है, जिसके अलॉन्ग विस्थापन है। लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। जबकि जबकि विस्थापन, जबकि विस्थापन ऋणात्मक, धनात्मक या शून्य हो सकता है। विस्थापन ऋणात्मक, धनात्मक या शून्य हो सकता है, धनात्मक या शून्य हो सकता है। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? इसको समझने में कोई दिक्कत है? बोलिए। आप इसको पढ़ कर आइएगा, पहला क्लास हुआ है आज सिलेबस का। बात समझ में आया? अब कहीं गड़बड़ाया, दूसरा ऑप्शन नहीं है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? आज तो सिलेबस पहला देखो ना, एनसीईआरटी बुक पलटो, पहला चैप्टर तो लिखा हुआ है यूनिट डायमेंशन, लेकिन जैसे ही